अगर मैं ये कहूँ कि विश्व की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई तो क्या आप यकीन करोगे? या अगर मैं ये कहूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोनिंग की शुरुआत महाभारत काल से हुई? पश्चिम के देश जो डंका बजाते हैं कि हमने प्रकाश की रफ्तार माप ली, पर शायद ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारे वेदों में हजारों साल पहले ही प्रकाश की रफ्तार के बारे में लिखा गया था। एक जमाना था कि हम इतने आधुनिक थे कि पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत थी। फिर क्या वजह थी जो हम इतने पिछड़ गए? पर जब हम हमारे वेदों पुराणों में झांक कर देखते हैं, हमें भारत के ऋषियों द्वारा दिए गए बेशकीमती ज्ञान का पता चलता है। आज हम ऐसी 10 चीजों के बारे में देखेंगे जो ये प्रूफ करती है कि भारत का विज्ञान हमारी सोच से भी कई ज्यादा आधुनिक था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋषि सुश्रुत से। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और फादर ऑफ ब्रेन सर्जरी भी कहा जाता है। उनका जन्म ईस्वीसन पूर्व 800 में हुआ था। इतने साल पहले ही ऋषि सुश्रुत ने कई आधुनिक ऑपरेशन की खोज की थी। उस जमाने में वो आंखों से मोतियाबिंद तक निकाल सकते थे। इसके अलावा दिमाग की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसे काफी आधुनिक ऑपरेशन भी वो कर सकते थे। उन्होंने एक महान किताब लिखी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में कुल 184 अध्याय है, जिनमें 1120 बीमारियों का वर्णन मिलता है। 700 औषधीय पौधे और खनिज स्रोतों से 64 और पशु स्रोतों पर आधारित 57 औषधियों के बारे में बताया गया है। सुश्रुत को इंसानों पर मेडिकल सर्जरी करने वाला पहला इंसान भी माना जाता है। किताबों में भ्रूण विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान के साथ साथ वेन सेक्शन के निर्देशों का भी विस्तृत वर्णन है। इन सब से पता चलता है कि सुश्रुत कितने महान थे। पर अब हम और ज्यादा आधुनिक चीजों के बारे में देखेंगे। दुनिया के सबसे पौराणिक ग्रंथ यानी हमारे वेदों में काफी आधुनिक विज्ञान की बातें लिखी हुई है। यह ऋग्वेद था जिसने सबसे पहले सूर्य और सौरमंडल में परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रहों के केंद्रीय स्थान का उल्लेख किया था। ऋग्वेद के अध्याय 1 श्लोक 164.13 में लिखा गया है, सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है जो स्वयं गतिमान है। पृथ्वी और अन्य पिंड आकर्षण के बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं क्योंकि सूर्य उनसे भारी है। ऋग्वेद अध्याय 1 श्लोक 35.9 में लिखा है, सूर्य अपनी कक्षा में गति करता है लेकिन पृथ्वी और अन्य आकाशीय पिंडों को इस प्रकार धारण करता है कि वे आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से न टकराए। हमारे वेदों में यह हजारों साल पहले लिखा था कि सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 15 फरवरी 1564 में जन्मे गैलीलियो गैलीली ने यही चीज लोगों के सामने रखी। उन्होंने वही बताया जो हमारे वेदों में लिखा था, पर फिर भी आज हम इस खोज का श्रेय गैलीलियो को देते हैं। अगला प्रमाण हमें महाभारत से मिलता है। अगर हम 100 कौरवों की जन्म की कथा देखें तो काफी अजीब लगती है। कौरवों का जन्म ऐसे हुआ कि प्रत्येक कौरव एकल भ्रूण को 100 भागों में विभाजित करके और प्रत्येक भाग को एक अलग कुंड यानी कंटेनर में विकसित करके बनाया गया था। ये आज की क्लोनिंग प्रक्रिया के समान लगता है। कर्ण के जन्म की कथा भी हमें कुछ इसी प्रकार दिखाई देती है। गांधारी कर्ण में अपनी पसंद के अलग अलग व्यक्ति गुण चाहती थी। अपनी पसंद के पुरुषों से अपनाई गई विशेषताओं से पैदा हुए कर्ण का जन्म भी वर्तमान टेस्ट ट्यूब बेबी अवधारणा के समान ही है। इसमें यह समझ आता है कि महाभारत काल में अत्यंत आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, पर गौर से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि उसमें पृथ्वी से सूर्य का अंतर बताया गया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। चलिए इस पंक्ति से पृथ्वी से सूर्य की दूरी की गणना करें। युग में 12,000 आकाशीय वर्ष शामिल है। सहस्त्र का अर्थ है 1000। एक योजन का मतलब 8 मील होता है। समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन, तीनों मिला के भानु की तरफ इशारा करते हैं। भानु मतलब सूर्य। 12,000 गुणा 1000 गुणा 8 होता है 9 करोड़ 60 लाख मील। मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। 9 करोड़ 60 लाख गुणा 1.6 मतलब 16 करोड़ 33 लाख किलोमीटर। संयोग है कि पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है, जो कि 1% के एरर से बिल्कुल सही अनुमान है। हमारे पूर्वज सिर्फ पृथ्वी से सूरज की दूरी ही नहीं जानते थे, बल्कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करने से हजारों साल पहले ही प्राचीन भारतीय विद्वानों ने यह पता लगा लिया था कि ये कैसे काम करता है। ऋग्वेद के अध्याय 10 श्लोक 22.14 में लिखा है, यह पृथ्वी हाथ पैर से रहित है फिर भी आगे बढ़ती है।
पृथ्वी की सभी वस्तुएं भी इसके साथ साथ चलती है। यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पंक्ति साफ साफ पृथ्वी की कक्षा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरफ इशारा करती है। 1676 में डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओल रोमर सबसे पहले इंसान बने जिन्होंने प्रकाश की गति मापी थी, पर शायद एक गलत हो सकता है। 14वीं सदी के एक महान वैदिक विद्वान थे जिनका नाम था सयाना। उन्होंने एक बार कहा था, गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूँ जो आधे निमेश में 2202 योजन की यात्रा करता है। अभी इसे समझते हैं। एक योजन 9 मील का होता है और एक निमेश 1 सेकंड का 16/75, मतलब 2202 योजन गुणा 9 मील गुणा 75/8 निमेश बराबर 1,85,794 मील पर सेकेंड, यानी 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यह आंकड़ा वास्तविक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रकाश की गति से बिल्कुल मेल खाता है, जो कि है 9 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पुराने जमाने में पूरी दुनिया ग्रहण से डरती थी। ग्रहण के साथ सभी प्रकार के अपसामान्य घटनाओं को जोड़ा जाता था, पर वेदों में पहले से एक बहुत ही उचित और वैज्ञानिक व्याख्या थी। ऋग्वेद के अध्याय 5 श्लोक 40.5 में लिखा है, हे सूर्य, जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रकाश भेंट किया है उसके द्वारा जब आप अवरुद्ध हो जाते हैं तो पृथ्वी अचानक अंधेरे से डर जाती है। इसका इशारा सीधे चांद की तरफ है। जब चंद्रमा सूर्य के सामने आकर सूर्य की रोशनी को छिपाता है तब पृथ्वी पर हमें सूर्य ग्रहण देखने मिलता है। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने दुनिया को बेशकीमती तोहफा दिया। उन्हें शून्य के साथ साथ पाई के आविष्कार का भी जनक माना जाता है, पर 1661 में लैम्बर्ट नाम के वैज्ञानिक इसका सारा श्रेय ले गए। आर्यभट्ट ने पाई के वैल्यू पर काम किया और निष्कर्ष निकाला कि यह अपरिमेय है और इसका मान लगभग 3.1415 है। उन्होंने ये ईस्वी सन 499 में 23 साल की उम्र में कर दिखाया था। पाई की वैल्यू को 3.1415 मानकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की परिधि लगभग 39,736 किलोमीटर है। देखा जाए तो पृथ्वी की वास्तविक परिधि 40,075 किलोमीटर है, जो कि आर्यभट्ट के किए गए मान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आखिर में हम सबसे आधुनिक खोज की ओर आगे बढ़ेंगे, जो शायद उस जमाने में अत्यंत महत्वपूर्ण खोज रही होगी। महर्षि कानत एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने डाल्टन के जन्म के सैकड़ों साल पहले ही परमाणु का सिद्धांत लिख दिया था। उन्होंने अणु या एक छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया था, बहुत कुछ एक परमाणु की तरह। उन्होंने कहा कि अणु की 2 अवस्थाएं हो सकती है, पूर्ण विश्राम और गति की अवस्था, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन। उन्होंने बताया कि एक ही पदार्थ के परमाणु एक दूसरे के साथ एक विशिष्ट और सिंक्रोनाइज तरीके से दिव्याणुका यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और त्रायणुका मतलब ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स उत्पन्न करने के लिए संयुक्त होते हैं। इससे एक सवाल आता है कि अपने जमाने से इतने आगे की खोज उस समय उन्होंने कैसे की। भारत के महान ऋषियों को इन सब चीजों का ज्ञान कहां से मिला होगा। पर भारत पौराणिक समय में पूरी दुनिया से काफी आगे था। विज्ञान क्षेत्र में उन्हें ऐसी जानकारियां प्राप्त थी जो आज के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। भारत की महान संस्कृति वक्त के साथ साथ ओझल होती गई। असंख्य कीमती ग्रंथ नष्ट हो गए। ये उन लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने पश्चिम के देशों की संस्कृति को अपने से श्रेष्ठ माना, उनका अनुसरण किया। भारत और भारत की महान संस्कृति को भूलते चले गए। ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो पश्चिम के देशों को भारत से श्रेष्ठ मानते हैं।